नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत राजस्थान और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर त्रिशूल। आज हम मुलाकात कर रहे हैं राजस्थान के दिग्गज कद्दावर भाजपा नेता और फायर ब्रांड लीडर, शिक्षा मंत्री, पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर से। मदन दिलावर जी, स्वागत है आपका लोकमत राजस्थान पर। धन्यवाद। मदन जी, कसम खाते हैं और वो कसमें पूरी होती हैं, एक एक कसम पूरी होती है और बहुत लंबा, यानी कि 4 दशक से राजनीति में है। भैरव सिंह शेखावत के समय के गिने चुने लोग इस समय वर्तमान राजनीति में हैं और उसमें हैं भी और पुरजोर तरीके से हैं। शिक्षा में संस्कारों की वकालत करते हैं और ये चाहते हैं कि शिक्षा में संस्कार हो और संस्कार ऐसे हों जो कहीं ना कहीं जमीनी स्तर पर लोगों को दिखें, बच्चों के भीतर आए। और इसी के लिए राम के सम्मान में, भगवान श्री राम के सम्मान में कितने दिए जल रहे हैं ये देखने 20 अक्टूबर को, इस दिवाली को रात को 10:30 बजे शिक्षा मंत्री मदन दिलावर निकल पड़ते हैं सड़कों पे और कोटा की मुख्य शिक्षा अधिकारी को फोन करते हैं कि यहाँ पर ये सूनापन क्यों है। तब लगता है कि राजस्थान के जन जन के लाडले नेता मदन दिलावर इसलिए विख्यात हैं। मैं जानना चाहता हूं कि ये जो चलता रहता है आपके भीतर के अंतर मन में, ये क्या है और क्यों चाहते हैं कि शिक्षा में संस्कार बहुत आवश्यक है। देखो, क्या है कि हमको राष्ट्र प्रथम की भावना से काम करना है और शिक्षा एक क्षेत्र है जो अच्छे नागरिक दे सकता है, संस्कारवान नागरिक दे सकता है। और जो संस्कारित नागरिक होंगे, अच्छे नागरिक होंगे, तो देश भी स्वाभाविक रूप से अच्छा होगा। और इसलिए शिक्षा के माध्यम से हमको संस्कार देकर के विद्यार्थियों को सकारात्मक दृष्टि से सभी क्षेत्र में निपुण बनाना पड़ेगा। और उसी को ध्यान में रखते हुए हमारा शिक्षा विभाग विद्यार्थियों के साथ काम करता है और विद्यार्थियों का हित हमारे लिए सर्वोपरि है। और इसलिए हम अच्छे नागरिक गढ़ सकें, संस्कारवान विद्यार्थी खड़े कर सकें, इसलिए हम निरंतर काम करते रहते हैं। आपने कहा कि गुरुओं को भी मर्यादा और अनुशासन बहुत ज़रूरी है और वो अच्छे संभ्रांत परिधानों में शिक्षा के मंदिरों में प्रवेश करें, शिक्षा के मंदिरों की गरिमा बनाएं। कांग्रेस चिढ़ गई और कांग्रेस ने कहा कि मदन दिलावर जी ड्रेस कोड लागू कर रहे हैं, मदन दिलावर जी अलग बात कर रहे हैं। तो क्या लगा कि ये तो बहुत आवश्यक है, लोगों ने कहा कि भाई बहुत ज़रूरी है। मैंने कहा कि हम मर्यादित अपनी पोशाक में रहें, क्योंकि हमको बच्चों को संस्कार देना है। जो हमारे छात्र होते हैं, मासूम होते हैं, छोटे होते हैं, बच्चे होते हैं, उनको हम जैसा देंगे वैसा ही ग्रहण करेंगे। इसलिए हमको ध्यान रखना चाहिए कि हमारे बोलने से, पहनने से, चलने से, व्यवहार से, हमारी कृति से क्या हम संस्कार दे पा रहे हैं क्या। यदि हम संस्कार नहीं दे पा रहे हैं तो हमारा शिक्षक रहने का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। सारी बातें किताब में पढ़कर ही नहीं बताई जाती, व्यवहार से भी लोग सीखते हैं, देखकर भी सीखते हैं तो सुनकर भी सीखते हैं, तो उसके व्यवहार को देखकर भी सीखते हैं। इसलिए परिवारों में माँ बाप को और विद्यालयों में शिक्षकों को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हम ऐसा कोई कृत्य न करें जिससे बच्चों पर बुरा असर पड़े। आपके राष्ट्रवाद से विपक्ष पूरी तरह घायल है। मैं इसका कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि जिनके मन में राष्ट्र प्रथम नहीं है और अपना परिवार प्रथम है, उनके बारे में क्या कहूँ। जिनके मन में हमेशा परिवार प्रथम है, वो तो परिवार के धन से झोले ही भरेगा, धन कमा कमा कर परिवार को किसी भी तरीके से लाएगा। और जिसके मन में राष्ट्र प्रथम है, वो एन केन प्रकार कोशिश यही करेगा कि
जो मैं काम कर रहा हूँ उससे हमारे विद्यार्थियों में सकारात्मक संदेश जाए, ताकि वो संस्कार ग्रहण कर सकें और उसको जीवन में उतारकर आत्मसात करके उनके माध्यम से वो आने वाली पीढ़ी को कुछ दे सके। बड़ा संघर्षपूर्ण जीवन जिया और संघर्ष में ये समझा कि लोकतंत्र की मर्यादा क्या है, और बहुत अच्छा काम आपने किया है। पूरा राजस्थान आपको साधुवाद दे रहा है इस काम के लिए। आपने समझा कि ये जो घुमंतु जातियाँ हैं इनको पट्टे वितरण किए जाएं और पट्टे देकर इनको स्थापित किया जाए। पुनर्वास रिहेबिलिटेशन बहुत बड़ा काम राजस्थान में हुआ, जो शायद लगभग जब से राजस्थान बना तब से प्रतीक्षा हो रही थी कि ये काम हो, लेकिन उसे किसी मंत्री ने समझा। लोग खुल के तारीफ करते, खुल के वाहवाही करते, लेकिन आपने समझा। तो मैं उस पीड़ा को समझना चाहता हूँ कि वो कहाँ से वो पीड़ा आपके मन में उपजी कि आपको लगा कि ये घर इनके बसने चाहिए। मैं इसके पहले एक बात आपको बताना चाहूँगा कि जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है तब के पहले से कल्पना थी कि जब हमारा देश आज़ाद होगा तो अपने हिसाब से शिक्षा देंगे बच्चों को, अपने हिसाब से देश को संचालित करेंगे, पर ऐसा हो नहीं पाया। और इसका देख रहे होंगे आप कि दिवाली तक शिक्षा के मंदिरों में नहीं मनाई गई। जहाँ सरस्वती माँ का वास होता है, जहाँ से हम इंसान बनते हैं और वो स्थान हमको सब कुछ देता है, वो दिवाली के दिन अंधेरे में। लेकिन मैं माननीय भजन लाल जी शर्मा जो मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार के, उनको बधाई देता हूँ कि उनके नेतृत्व में शिक्षा विभाग ने अब की बार पूरे राजस्थान के सभी स्कूलों में दीपोत्सव मनाया। उसके पहले उनकी साफ सफाई, रंग रोगन किया, खुशियाँ मनाई, फटाके चलाए और सरस्वती माँ का धूमधाम से पूजन किया। और फिर आप निकल गए देखने कि दिए जल रहे हैं कि नहीं जल रहे हैं? मैं रात को 10:30 बजे दिवाली के दिन निकल गया अपनी टोली के साथ और कोटा शहर के अधिकांश स्कूलों में मैंने देखने का प्रयास किया कि वास्तव में जो निर्देश दिए थे हो रहा कि नहीं हो रहा है। मुझे बहुत खुशी है, लगभग सभी विद्यालयों में रोशनी थी। सारे विद्यालय रोशनी से जगमगा रहे थे, दीप जल रहे थे, फटाके चल रहे थे, सरस्वती माँ की वंदना हो रही थी। आपने जो प्रश्न किया था दोबारा घुमंतु का, ये घुमंतु हमारे ही तो लोग हैं, अपने ही तो भाई बंधु हैं, इस देश के ही तो नागरिक हैं ना। और जब देश के नागरिक हैं तो इनके साथ भी वैसा ही व्यवहार होना चाहिए जैसा हम सबके साथ होता है। तो फिर दोहरे मापदंड इनके साथ क्यों? और ये वह कौम है, मैं आपको निवेदन कर दूं, हमारे पूर्वज जितने देशभक्त थे उनसे ज़्यादा देशभक्त इनके पूर्वज थे। क्योंकि आज़ादी के आंदोलन में काम करने वालों के पास जब धन की कमी आती थी तो यही लोग थे तो अंग्रेजों और मुगलों के खजाने लूट करके हमारे क्रांतिकारियों का, आंदोलनकारियों का सहयोग करते थे, खुद का परिवार भी चलाते थे। तो जब आपने हजारों लोगों को पट्टे बांटे, उसमें से कुछ लोग आपको मिले होंगे। मैं निवेदन कर रहा हूँ, तो जब ये इनका योगदान देश की आज़ादी बहुत महत्वपूर्ण है तो फिर बिना घर के क्यों? बहुत सारे लोग हैं, मेरा अनुमान है कि 50 लाख के आसपास लोग इस राजस्थान की धरती पर होंगे। इसमें से अधिकांश लोग बिना छत के हैं। मेरे मन में यही भाव था कि जब हमारे भारत के नागरिक हैं, हमारे बंधु भगीने हैं, तो दर दर की ठोकरें क्यों खाते हैं? क्यों नहीं इनको भी एक निःशुल्क आवासीय पट्टा दिया जाए ताकि अपना मकान बना सके। और अनुमानतः, मुझे 30,000 का तो एग्जैक्ट पता है, पर अनुमानतः यदि जो कैंप लग रहे हो सारे को गनेंगे हम लोग,
तो 40,000 के आसपास परिवारों को हम निःशुल्क आवासीय पट्टा दे चुके होंगे, ये पंचायती राज के पंचायत इतिहास राज में- विभाग के माध्यम से। और मेरा दृढ़ संकल्प है कि जो ऐसे लोग हैं जिनके पास भूखंड नहीं था और मकान भी नहीं है, प्रधानमंत्री आवास योजना है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने 3 करोड़ आवास बनाने की घोषणा हिंदुस्तान में की है, तो हमारा प्रस्ताव लेकर के जाएंगे कि जो 50,000 लगभग पट्टे हो जाएंगे वहाँ तक, इनको भी आवास की स्वीकृति दीजिए। मुझे पूरी आशा है माननीय प्रधानमंत्री जी इसको सहर्ष स्वीकार करते हुए हमारे निवेदन को उसकी स्वीकृति देंगे, तो सबके अपना मकान होगा, अपनी छत होगी और खुशी के साथ अपने मकान में रहेंगे। मदन दिलावर जी, लंबे समय से आप 4 दशकों से सक्रिय राजनीति में हैं और पूरी तरह कई बार बीच में ऐसा मोड़ आया संघर्ष का, और आपने भैरव सिंह शेखावत जैसे कद्दावर मुख्यमंत्री को देखा, उसके बाद वसुंधरा राजे, अब भजन लाल शर्मा जी। तो बाकी राजनीति में क्या परिवर्तन देखते हैं कि मुझे लगता है कि जैसे आप लोगों से जुड़े हुए हैं, ज़मीनी स्तर पे जा रहे हैं, बाकी भी सब जा रहे हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा इसको कहेंगे कि लोगों को बहुत, मतलब जो जनप्रतिनिधि हैं उनको और ज़्यादा जागरूक होना होगा कि वो लोगों की पीड़ा को, जैसे आप समझ रहे हैं वैसे बाकी लोग भी सब समझ जाए अच्छी तरह से। सभी अपने अपने तरीके से जनता की सेवा करते हैं, ऐसा नहीं कि मैं ही करता, सब अच्छा काम कर रहे हैं। और जो जो डिपार्टमेंट जिन माननीय मंत्रियों के पास है उनको बखूबी से अच्छी तरह संभाल करके और जनता की सेवा कर रहे हैं। मेरे को जो काम दिया गया है उसको मैं कर रहा हूँ। और ये चर्चा चलती है सियासी गलियारों में राजस्थान के कि एक शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा थे और एक शिक्षा मंत्री मदन दिलावर हैं, और जब मदन दिलावर जी से पूछा जाता है कि क्या महसूस करते हैं तो वो कहते हैं वो मेरे मित्र हैं। तो वो मित्रता का मापदंड और वो मित्रता का मुझे ज़रा वो बयान बता दीजिए कि। देखो, हम राजस्थान की विधानसभा के सभी सदस्य हैं जी, हम एक साथ बैठते हैं, एक साथ संवाद करते हैं, बातचीत करते हैं और मिलते जुलते रहते हैं, तो स्वाभाविक रूप से मित्रता हो ही जाती है। डोटासरा जी से मेरी मित्रता है, अच्छे मित्र हैं मेरे। लेकिन खींचतान बहुत करते हैं वो आपसे, और आपसे ज़्यादा ही करते हैं। हम कोई खींचतान नहीं करते, मैं वो मेरी असलियत बताने की कोशिश करते पर बेचारे बता नहीं पाते हैं, पर मैं उनकी असलियत बता देता हूँ, इतना ही अंतर है। ठीक है। स्कूल के टीचर्स जो मोबाइल लेकर स्कूलों में जाते हैं उनके बारे में भी कुछ सोचते हैं, क्योंकि जब आपने कहा कि दरअसल आप शिक्षा के मंदिरों को बहुत ज़्यादा सुसज्जित और राष्ट्रवाद से ओतप्रोत चाहते हैं, और ये तो पूरा देश भी चाहता है, लोग जन जन सब चाहते हैं, लेकिन स्कूली टीचर्स जो मोबाइल लेकर जाते हैं उनके बारे में कुछ। हमारे स्कूल के अध्यापक हैं वो बहुत श्रेष्ठ हैं, अच्छे लोग हैं, अधिकांश अच्छे लोग हैं। और मैंने एक बार कहा, आदेश जारी किए कि कोई भी शिक्षक अपनी कक्षा में मोबाइल लेकर नहीं जाएगा। तो अधिकांश शिक्षक मेरे निवेदन को स्वीकारते हुए मोबाइल लेकर नहीं जाते हैं। कुछ अपवाद हो सकते हैं जो देखने में आता है, कई बार वीडियो की सुर्खियाँ ही बनता है, उनको भी हम प्रेम से भी समझाते हैं, प्रेम से नहीं मानते तो सख्ती से भी समझाते हैं। हाँ, वो सियासी गलियारों में चर्चा चलती है कि शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी गुरुओं के भी गुरु निकले हैं इस बार। नहीं, गुरु तो गुरु ही होता है, गुरु तो गुरु ही होता है। स्कूलों में निरंतर निरीक्षण करते हैं और लगातार आपको लगता है कि हर एक स्कूल तक शिक्षा मंत्री पहुंच जाए। अगर ये बात है तो ये बहुत बड़ी बात है। क्या देखना चाहते हैं उनके भीतर, और क्या बड़े बदलाव चाहते हैं शिक्षा के मंदिरों में, शिक्षा जगत में, शिक्षा व्यवस्था में क्या बड़े बदलाव चाहते हैं? एक ही सार है इस बात का कि हमारे विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्वक और संस्कार युक्त और रोजगार परक शिक्षा मिले। जी, पंचायत राज आपके पास है, बहुत बड़ा ऐतिहासिक आपने मील का पत्थर साबित कर दिया घुमंतु परिवारों को पट्टे देकर। क्या चाहते हैं कि पंचायती राज के चुनाव भी आने वाले हैं और बड़ी उम्मीदें आपसे ही होंगी क्योंकि पंचायती राज आपके पास है, तो क्या समझते हैं कि बड़े बदलाव क्या पंचायती राज में हम कर सकते हैं? देखो, मेरा एक संकल्प है कि राजस्थान बिल्कुल साफ सुथरा हो और हिंदुस्तान में स्वच्छता के क्षेत्र में प्रथम स्थान प्राप्त करें
और इसलिए लगातार में हमारे जो पंचायत विभाग से जुड़े हुए अधिकारी कर्मचारी हैं उनको निवेदन करता रहता हूं, आग्रह करता रहता हूं कि सरकार सफाई के लिए पैसा देती है तो रोज़ हमारा राजस्थान साफ सुथरा रहना चाहिए। क्योंकि कांग्रेस के राज में इसकी चिंता नहीं की गई, पहले चिंता नहीं की गई। चिंता करनी चाहिए थी क्योंकि पहले भी पैसे धनराशि दी जाती थी, अब भी धनराशि दी जाती है। ये कितनी धनराशि होती है पंचायत की सफाई? अभी तक की मोटे मोटे आंकड़ों के अनुसार एक पंचायत की कम से कम 1 लाख रुपए महीना। हमारा जो फाइनेंस कमीशन का पैसा आता है उसका लगभग 40% पैसा स्वच्छता पर खर्च करना होता है और वो इतना पड़ता है। तो ये करना चाहिए, अभी तक नहीं करते थे, वो गलत बात थी। तो क्या कहना चाहते हैं जो लोग अभी तक भी जागरूक नहीं है, जो लोग बिल्कुल नज़रअंदाज कर रहे हैं आपकी जो ऐसे लोग हैं कि बार बार करने के बाद भी बाज नहीं आ रहे हैं, उनके खिलाफ सख्ती करेंगे और जो लगातार स्वच्छता पर ईमानदारी से काम कर रहे हैं उनको प्रोत्साहित करेंगे, सम्मानित भी करेंगे। हजारों तबादले हुए, शायद 4500 के लगभग तबादले हुए और कई लोगों ने ज्वाइन नहीं किया उसमें से, और कई लोग अलग अलग तरह से, कोई बाथरूम से किचन में अपनी पोस्टिंग चाहता है, कोई किचन से ड्राइंग रूम में अपनी पोस्टिंग चाहता है, ये भी आपके समक्ष आता होगा। कोई ड्राइंग रूम के बिल्कुल बाहर अपनी पोस्टिंग चाहता है। तो ये बड़ा हास्यास्पद सवाल है। मैंने सुना था, मतलब किसी शिक्षा मंत्री से सुना था कि वो कह रहे थे कि बड़ी दिक्कत है, ये यहाँ पे 20 किलोमीटर की पोस्टिंग चाह रहा है कि 20 किलोमीटर दूर हूँ तो पास आ जाऊँ, 30 किलोमीटर दूर हूँ तो 20 किलोमीटर दूर 2-3 किलोमीटर वाले भी चाहते हैं, 2-3 किलोमीटर। तो ये जो ऐसा मतलब कर्तव्य बोध के बारे में आप एक बार अपना लोगों को मत बता दीजिए कि मैं भी चाहता हूं कि नागरिकों में और जो सरकारी कर्मचारी हैं और जो गुरु हैं उन सब में कर्तव्य बोध। मैं सभी की सुविधा का ध्यान रखता हूं, लेकिन छात्रों के नुकसान की कीमत पर हम शिक्षकों का भला नहीं चाहते। हमारे लिए छात्र सर्वोपरि है। शिक्षक भी हमारे परिवार के लोग हैं, उनका भी पूरा सम्मान है, अच्छे शिक्षक हैं, हम उनको नमन करते हैं। लेकिन शिक्षकों को वो कहे जा रखूं और मेरे लाखों बच्चे शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाए शिक्षकों के अभाव में, वो ठीक नहीं। मेरा दायित्व तो बनता है कि मैं सभी विद्यार्थियों को शिक्षक को उपलब्ध कराऊं ताकि उनको शिक्षा दे सके, और इसलिए कई बार कड़े निर्णय भी लेने पड़ते हैं। वो इसलिए नहीं लेता कि उनके प्रति दुर्भावना है, मेरी सद्भावना है कि हमारे बच्चों को शिक्षक मिले ताकि वो उनको पढ़ा सके। आप ये भी कहते हैं कि स्टाफिंग पैटर्न में कोई पद रिक्त नहीं रहेगा और राजस्थान में शिक्षा का एक नया मॉड्यूल उभर के सामने आएगा आपके कार्यकाल में। स्टाफिंग पैटर्न का फर्स्ट फेज हमने पूरा कर लिया है, अब सेकंड फेज पूरा करने वाले हैं। अब जितने प्रतिशत टीचर हमारे पास नहीं हैं उतने प्रतिशत तो सब जगह खाली रहेंगे, लेकिन हमने सबका बना लिया स्टाफिंग पैटर्न के तहत कि इस विद्यालय में इतनी बच्चों की संख्या यानी नामांकन है और ये सब्जेक्ट इसमें है, तो उसी हिसाब से कितने बच्चे होना चाहिए उसकी पूरी गणना कर लिए, अब उसी हिसाब से लगाएंगे। सियासी गलियारों में ये चर्चा है कि मदन दिलावर जी ने एक और नई कसम खाई है कृष्ण जन्मभूमि की। एक समय भोजन कसम वसम नहीं है, संकल्प है कि जब तक भगवान श्री कृष्ण का मंदिर उनकी जन्मभूमि पर नहीं बनेगा तब तक मैं माला नहीं पहनूंगा, ऐसा मेरा संकल्प है। और विपक्ष ही कहता है पहले 2 कसम पूरी हो गई थी, अब तीसरी कसम से। वो भी मेरा संकल्प था कि भगवान श्री राम का मंदिर जब तक उनकी जन्मभूमि पर नहीं बनेगा तब तक माला नहीं पहनूंगा। दूसरा था कि इस देश से यानी जम्मू कश्मीर से जब तक धारा 370 समाप्त नहीं हो जाती तब तक मैं ज़मीन पर ही शयन करूंगा, यानी किसी प्रकार का आरामदायक बेड बिस्तर इनका उपयोग नहीं करूंगा, केवल दरी या चटाई बिछा कर ही सोऊंगा। लगभग मैं 32 साल तक इस बात का मैंने पालन किया है। वो भगवान की कृपा हो गई कि धारा 370 समाप्त हो गई और अब मैं आपकी तरह ही अच्छे आरामदायक बेड पर विश्राम करता हूँ।
बहुत लंबा समय निकल गया है और ये सवाल बहुत हमें करोड़ों लोग राजस्थान के देखते हैं, पूरे भारत में देखा जाता है लोकमत राजस्थान को, और 1 मिलियन फॉलोअर भी हमारे हो गए हैं। तो ये सवाल बड़ा जायज़ है और ये आपसे पूछा जाना आवश्यक भी है कि 3rd ग्रेड शिक्षकों के तबादले को लेकर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर क्या कहना चाहते हैं दर्शकों के सामने सीधे। एक तो मैं दर्शकों को ये निवेदन कर दूं कि 3rd ग्रेड जो हमारे सम्मान्य अध्यापक हैं उनका जिले का ही कैडर होता है और वो उसी जिले में रहते हैं। यदि हम जिले से बाहर ले जाते हैं तो उनकी सीनियरिटी यानी वरीयता समाप्त हो जाती है, उसको नुकसान होता है और इसलिए हम चलकर भी किसी को नुकसान नहीं करना चाहते। उनका ट्रांसफ़र करेंगे उनका नुकसान हो जाएगा, परंतु उनकी कुछ की प्रॉब्लम्स हैं, उनको माननीय मुख्यमंत्री जी देख रहे हैं। यदि कोई वो रास्ता निकालेंगे और निर्देश देंगे कि 3rd ग्रेड वालों का ट्रांसफ़र करना चाहिए तो करेंगे। राजस्थान के नागरिकों को बतौर शिक्षा मंत्री और बतौर एक सजग नागरिक, क्योंकि सजग नागरिक आप पूरी जिम्मेदारी से निरीक्षण कर रहे हैं, देख रहे हैं राजस्थान को कि कहाँ पे क्या अच्छा हो सकता है, तो क्या संदेश देना चाहते हैं मदन दिलावर जी? देखो, मेरा निवेदन यही है सब लोगों से कि हम सब लोगों को भारत में निर्मित सामान यानी उत्पाद ही अपने जीवन में उपयोग करना चाहिए। जब विदेशी सामान का उपयोग करते हैं तो समझिए कि हमारे बंधु भगिनियों को हम रोजगार से वंचित कर रहे हैं। हमारे देश का कुछ पैसा विदेशों में जा रहा है, उसके कारण से जो हमारे देश की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होनी चाहिए थी उस पर कुछ कमजोरी रह जाएगी। और कुछ देश ऐसे हैं जो हमारे देश से कमा करके कई बार जब मौका आता है तो हमारे देश के दुश्मन देशों को सहयोग करते हैं। हमारे से कमाया हुआ पैसा हमारे ही देश को नुकसान करने के काम आता है। तो मैं यही निवेदन करता हूं आप सब लोगों से कि भारत में निर्मित सामान का उपयोग करें। कई बार मैं देखता हूं कोलगेट का यूज़ करते, ठीक नहीं है। आप विदेशी जूते पहनते हैं, ठीक नहीं है। विदेशी पेन रखते हैं, ठीक नहीं है। कई सारी चीज़ें, साबुन आप विदेशी लाते, कंघा आप विदेशी रखते हैं, बहनों का मेकअप का सामान विदेशी हो, ये ठीक नहीं है। भारत में सभी सामान बनते हैं। आपने अभी देखा होगा पाकिस्तान और हिंदुस्तान का युद्ध हुआ, जो चाइना ने और तुर्की ने बहुत सहयोग किया पाकिस्तान का, सब प्रकार के हथियार उपलब्ध करवाए, जितने आधुनिक हथियार थे, लेकिन हमारे भारत में निर्मित हथियारों ने ही उनके सब हथियारों को हवा में फुस कर दिया। इसका अर्थ यह कि अच्छे से अच्छी टेक्नोलॉजी हमारे यहाँ है, और जब अच्छी से अच्छी टेक्नोलॉजी हमारे यहाँ है तो क्या हम साबुन नहीं बना पाएंगे, हम पेन नहीं बना पाएंगे, हमारे देश का आलपिन नहीं बना पाएगा, मेकअप का सामान नहीं बना पाएगा। यदि ऐसा हम सोचते हैं तो हमारे देश के प्रति हमारी श्रद्धा में कहीं न कहीं कमी है। गहन राष्ट्रवाद से ओतप्रोत हैं और चाहते हैं कि शिक्षा के मंदिरों को पूर्णतः अनुशासित और अच्छा बनाया जाए, जिससे अच्छे भारत का निर्माण हो। मैं अगर मदन दिलावर जी को किन्हीं पंक्तियों में व्यक्त करना चाहूँगा तो मुझे अपना ही कहा हुआ ये याद आ रहा है कि कलम भले सर हो जाए पर कलम नहीं नीलाम करूंगा। क्योंकि कलम जब चलाते हैं तो अपनों को भी नहीं देखते। अपनी इनकी भतीजी पेपर देने जाती है, लेकिन वो लेट हो जाती है और फिर वो उसका पेपर छूट जाता है। लेकिन शिक्षा मंत्री हाँ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उन पर 5.5 करोड़ से ज़्यादा नागरिकों का बोध है और वो उससे ये चाहते हैं कि सब में ये संदेश जाए कि कलम भले सर हो जाए पर कलम नहीं नीलाम करूंगा। देश की खातिर देशद्रोह से सदियों तक संग्राम करूंगा। अगली बार मिलेंगे फिर किसी राजस्थान की बड़ी शख्सियत से। तब तक के लिए नमस्कार।